नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुग्राम में मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति परिवार को सशक्त बनाना जागरूकता अभियान की भी करेंगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद के उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। इससे पहले कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, देश में कुछ लोग निराशा में डूबे, देश की प्रगति को नहीं कर पा रहे स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि चुनौतियों के बिना जीवन नहीं है। महामारी और युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच 140 करोड़ लोगों के जज्बे और सामर्थ्य से भरा देश गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। भारत के सामर्थ्य और संभावनाओं ने दुनिया का भरोसा जीता। ऐसे में G20 की अध्यक्षता से कुछ लोग हैं जिन्हें खुशी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले 10 साल महंगाई थी, घोटाले थे, आतंकवाद था, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला था और अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी। ऐसे में लोग निराश ही रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति ने हम सबका और करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन किया। आदिवासी समाज में गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी सोच के प्रति भी ध्यान आकृष्ट करवाया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कन्नी काटकर लोगों का भी जिक्र किया और जनजातीय समुदाय के प्रति ये कहा कि उनमें नफरत थी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 100 साल में आई ये भयंकर महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व और संकट का माहौल जो है इसके बारे में बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जिस तरह से संभाला गया, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारे आस पड़ोस में भी अस्थिर स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर एक आशा है, एक भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व की समृद्ध देश में G20 का अध्यक्षता जो है उसका अवसर मिला है। ये देश के लिए गर्व की बात है और पहले मुझे लगता है कि इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। निराशा में रह रहे लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं करते। प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचने की जो बात है उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के विकट काल में 109 यूनिकॉर्न्स बने। पीएम ने 2004-2014 के बाद आजादी के इतिहास में से सबसे खराब साल बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए के वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा, हर नागरिक असुरक्षित था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब तक वो कह रहे हैं कि भारत बहुत कमजोर हो गया, अब कह रहे हैं भारत इतना मजबूत हुआ है कि दूसरे देशों को धमका कर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पर यह भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से भी नहीं हुआ। देशवासियों का जो भरोसा है वो इनकी समझ के दायरे से बाहर है, काफी ऊपर है। प्रधानमंत्री कल संसद में खास जैकेट में नजर आई। ये नीले रंग की खास जैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक से जो बॉटल्स होती हैं उनसे बनाई गई। 28 सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल से बनी ये जैकेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तैयार की है। सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में शिरकत करने पहुंचे प्रधानमंत्री को ये जैकेट भेंट की गई थी। प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल कर बनाई गई ये जैकेट पर्यावरण को लेकर बड़ा संदेश देती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान का एक समारोह आयोजित वो करेगा जिसमें
नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। केंद्रीय गृह मामलों और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान समारोह में राष्ट्र को कुल 25 व्यसन उपचार सुविधाएं प्रदान करेंगे। G20 के तहत देश में बैठकों का दौर जारी। गुजरात के कच्छ में जारी पर्यटन कार्य समूह बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन। गुजरात में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन हरित पर्यटन, MSME को मजबूत करने और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कौशल बनाने पर चर्चा हुई। वहीं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में आज से U20 के शेरपा की बैठक की शुरुआत होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में G20 के सहभागी देशों के नेता शहर के स्तर पर वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस बात पर चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर प्राथमिकता से बात की जाएगी, इनमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे शामिल। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण, जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में। ये बैठक 11 फरवरी तक चलेगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए ECSWG की 4 बैठकें आयोजित की जाएंगी। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में गरमाया चुनावी प्रचार। भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं जोर। भाजपा त्रिपुरा में जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। इसके साथ ही जेपी नड्डा खायरपुर में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। अन्य दल भी जुटे प्रचार में। बीजेपी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण त्रिपुरा के राजनगर में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि 2018 में हमने नारा दिया था, चलो पलटाई। अब नारा देना चाहेंगे, चलो सुशासन को मजबूत बनाए। कोटी में भाजपा की विजय संकल्प रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए कुल 250 से भी ज्यादा उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। राज्य में 16 फरवरी को होगा मतदान। वहीं मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 37 महिलाओं समेत कुल 370 से ज्यादा उम्मीदवार। मेघालय में नामांकन वापस करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। ये ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे और इन्वेस्टर यूपी 2.0 जो समिट है उसे भी लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 10 से 12 फरवरी 2023 तक चलेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। सम्मेलन में सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी तैयार करने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और दुनिया भर के नेताओं को एक साझा मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में G20 समिट की बैठक भी होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल G20 समिट की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का करेंगे उद्घाटन। नई दिल्ली में इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप करेंगे लॉन्च। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का 2 दिवसीय कमांडर्स का सम्मेलन आज से होगा शुरू। जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर 2 दिवसीय कमांडर्स के सम्मेलन का होगा आयोजन। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आयोजित 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड बैठक की नई दिल्ली में करेंगे से संबोधन। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से श्रीलंका की यात्रा पर। डॉक्टर मुरुगन यात्रा के दौरान भारत सरकार के अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र का करेंगे लोकार्पण। भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। लोगों को मुफ्त में परामर्श और दवाइयां दी गई। आरबीआई ने सिक्कों के वितरण में सुधार को लेकर उठाया बड़ा कदम। सिक्कों के वितरण के लिए QR कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आज डिजिटल भुगतान उत्सव का करेंगे शुभारंभ। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दिए गए एक जवाब में बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं। उन्होंने बताया कि देश में 2020-21 के 716 मिलियन टन कोयला उत्पादन के मुकाबले में 2021-22 में 778 मिलियन टन कोयले का
उत्पादन हुआ। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी तक देश में 698 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल इसी अवधि में हुए 602 मिलियन टन के उत्पादन में 16% ज्यादा है। देश में कोयले के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल से लेकर जनवरी तक 572 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की। ये पिछले साल की इसी अवधि में 5.5% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घरेलू कोयला उत्पादन का लक्ष्य 911 मिलियन टन। आर्थिक वृद्धि के चलते अगले वित्त वर्ष में आंकड़ा बढ़कर 1017 मिलियन टन हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत का कॉफी निर्यात 2020-21 के मुकाबले 38% बढ़कर 2021-22 में $1 करोड़ को पार कर गया। 2021-22 में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉफी का निर्यात है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद को बताया कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम में रजिस्टर्ड विक्रेताओं की संख्या हुई है अब 13,18,1992। जेम के जरिए सरकारी विभागों को सीधे तौर पर उत्पाद बेच पाते हैं विक्रेता। जेम पर सबसे ज्यादा अधिक 2,24,299 विक्रेता जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र इस वित्त वर्ष में अब तक पूरे देश से जुड़ चुके हैं 1,07,000 से ज्यादा विक्रेता। जेम पोर्टल के सीईओ पीके सिंह ने बताया कि जेम इस साल 1,75,000 करोड़ के लक्ष्य को आराम से पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इस वित्त वर्ष में 1 फरवरी तक जेम ने छू लिया है 1,50,000 करोड़ का आंकड़ा। वक्त एक ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। तो जेम पोर्टल में अगर हम शुरुआत की बात करें तो अब तक 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है जेम। वहीं जेम पर हो चुकी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार लेन देन की जो भुगतान प्रक्रिया है वो। केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने लोकसभा को बताया कि 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और जनवरी के अंत तक देश के 238 शहरों में 5G सेवाएं चल रही हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा को दिए एक बयान में बताया कि 31 जनवरी 2023 तक 1,724 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका। वित्त मंत्रालय ने सरकार के साथ अनुबंधों में विवादों के निपटान के लिए योजना लाने का फैसला किया। हितधारकों से सुझाव के लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट योजना निकाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात की घोषणा की है। इस योजना से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। एनएचपीसी ने इस वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक कर पश्चात एकल लाभ में 10% बढ़कर 3,264 करोड़ पर वो पहुंचा। पिछले साल इसी अवधि पर यह हुआ था 2,978 करोड़ का लाभ। वहीं एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति शेयर 1.40 रुपए के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, अपने दोस्त नेतन्याहू से बात करके अच्छा लगा। उनकी प्रभावशाली चुनावी जीत और रिकॉर्ड 6ठी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर बधाई दी। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 12,000 के पार पहुंच गया। आपदा
प्रभावित इलाके में लगातार चल रहा है राहत और बचाव का कार्य। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने दक्षिणी तुर्की के शहरों में भूकंप प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। एर्दोगान ने माना कि इतनी बड़ी आपदा के लिए तैयारी करना असंभव था। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि आपदा की जगह बचाव कार्य सामान्य तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बेघर नहीं छोड़ा जाएगा। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल अस्पताल के उपकरण, राहत सामग्री, दवाएं भेज रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन दोस्त के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छठा ऑपरेशन दोस्त विमान तुर्की पहुंचा। भारत की तरफ से राहत प्रयासों में तेजी के लिए खोज और बचाव दल, डॉग स्क्वाड, आवश्यक उपकरण, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दोनों देशों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए भेजी जा रही हैं अमेरिकी टीमें। और यूरोपीय संघ ने बताया कि भूकंप के बाद सीरिया ने यूरोपीय संघ से मदद मांगी। यूरोपीय संघ ने कहा वो दोनों देशों को अतिरिक्त आपातकालीन सहायता और 6.5 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता करेगा प्रदान। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने भी तुर्की और सीरिया की मदद के लिए विशेषज्ञों की टीम और मेडिकल मदद भेजने की बात कही। डॉक्टर टेड्रोस ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हाल ही में फैल रहे H5N1 इन्फ्लुएंजा पर निगरानी की जरूरत। उन्होंने कहा कि लोगों को मृत और बीमार जंगली जानवरों को छूने से बचना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बैठक के लिए पेरिस के एलिस प्रेसिडेंशियल पैलेस में वो पहुंचे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उनका स्वागत किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी के पास रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर बनने का मौका है। इसके लिए उन्हें यूक्रेन को भारी हथियार और लड़ाकू विमान भेजने से हिचकना नहीं चाहिए। मुलाकात के बाद इमानुएल मैक्रोन ने ट्विटर के जरिए मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन फ्रांस पर भरोसा कर सकता है। रूस के खिलाफ युद्ध में फ्रांस यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और लंबी दूरी के हथियार देने का फैसला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति इसके बाद बेल्जियम के ब्रसेल्स जाएंगे, जहां वो यूरोपीय संघ की समिट में हिस्सा लेंगे। उत्तर कोरिया ने एक सैन्य परेड का आयोजन किया है। सैन्य की जो स्थापना है उसकी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस परेड में नवीनतम हथियारों का प्रदर्शन किया गया। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में उत्तर कोरियाई सैनिकों को परेड के लिए अभ्यास करते हुए दिखाया गया। राजधानी प्योंगयांग में उत्तर कोरिया एक बड़ी सैन्य परेड की तैयारी कर रहा है। इस परेड में उत्तर कोरिया अपने बढ़ते परमाणु हथियार कार्यक्रम के नवीनतम उपकरणों को कर सकता है। प्रदर्शित इस तरह की परेड आमतौर पर प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर में की जाती है आयोजित। भारत के खिलाफ पहला टेस्ट जो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव और एस भरत अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। टीम इंडिया की नजर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथी सीरीज जीतने पर होगी। नागपुर की पिच से स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। T20 विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम ने अंतिम वार्म अप मैच में बांग्लादेश को 52 रन से हरा दिया। भारत की तरफ से ऋचा घोष ने सबसे अधिक नाबाद 51 रन बनाए। महिला T20 विश्व कप में खिताब की सबसे बड़ी दावेदार ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को 3 आयरलैंड ने 3 विकेट से शिकस्त दी। भारत के सूर्य कुमार यादव ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। सूर्य कुमार ने 906 रेटिंग अंक हासिल किए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ICC T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हार्दिक पांड्या ने अब तक 250 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह गेंदबाजी की रैंकिंग में 8 पायदान छोड़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग पर आए। T20 गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में कोई भारतीय नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर बरकरार। आज तैराकी और कुश्ती में सबसे अधिक पदक दांव पर लगे हुए हैं। वहीं वेट लिफ्टिंग, जूडो, तलवारबाजी, साइकिलिंग में खिलाड़ी पदक की जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। खेलो इंडिया बुधवार को लड़कियों के 59 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की वेट लिफ्टर निकिता कमलाकर ने स्वर्ण पर अपना कब्जा जमाया। निकिता ने कुल 177 किलोग्राम भार उठाकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लड़कों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के शिव चौधरी ने कुल 249 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं असम के प्रबल प्रोतिम गोगोई ने रजत पदक अपने नाम किया।
भारत के उभरते हुए तैराक वेदांत माधवन ने महाराष्ट्र के लिए पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक में नाम किया। वेदांत ने 1 मिनट 55.39 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण जीता। लेब्रॉन जेम्स एनबीए के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गए। उन्होंने करीम अब्दुल जब्बार को 39 साल जो उनका पुराना रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। रियल मैड्रिड ने क्लब विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड ने अल अहली को 4-1 से शिकस्त दी। फाइनल में रियल का सामना रविवार को सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल से। आईपीएल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद लीड्स यूनाइटेड के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। मैनचेस्टर यूनाइटेड के रैशफोर्ड और सांचो ने गोल किए। रिकॉर्ड 14 बार की चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन फ्रेंच कप से बाहर हो गई। सांचेज और मिलोनोवस्की के गोल की मदद से मार्से ने पीएसजी को 2-1 से शिकस्त दी। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम मनोज वाजपेयी वेब सीरीज से वापसी कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन दिया, फैमिली के साथ आ रहा हूं, स्वागत नहीं करोगे हमारा। किंग खान की फिल्म पठान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार। तमिल और तेलुगु में पठान ने कमाए 15 करोड़ से भी ज्यादा। भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 446 करोड़ के पार। पठान फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की क्रॉसओवर के बारे में कई अहम बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं कटरीना कैफ की जोया और दीपिका पादुकोण की रुबाई का स्पिन ऑफ बनना पसंद करूंगा। अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने हाल ही में शादी की है और अब इस शादी को एक रियलिटी शो में बदलने वाली है। इस रियलिटी शो का ट्रेलर रिलीज। फिल्म निर्माता करण जौहर ने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी पर कहा कि उन्हें देखना एक परी कथा जैसा है जिसकी जड़ें परंपराओं और परिवार में। फिल्म समीक्षक उमेर संधू ने एक ट्वीट में दावा किया कि कृति सेनन और प्रभास सगाई करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ब्रेकिंग न्यूज, कृति सेनन और प्रभास अगले हफ्ते मालदीव्स में सगाई करने वाले हैं, उनके लिए खुश हूं। अभिनेता धनुष की तमिल और तेलुगु भाषाओं में आ रही फिल्म वाथी के ट्रेलर को रिलीज किया गया। 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी वाथी। पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल ने बेहतरीन मलयालम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम के गैर भारतीय भाषाओं के रीमेक राइट्स खरीदे। फिलिपिनो, सेहला और इंडोनेशियन को छोड़कर बाकी गैर भारतीय भाषाओं में फिल्म बनाने के राइट्स शामिल। 2021 की हॉरर फिल्म चोरी की सीक्वल की शूटिंग हुई पूरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा निभा रही है मुख्य किरदार। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने की फिल्म किसी का भाई किसी की जान फिल्म की शूटिंग पूरी। फिल्म के रिलीज के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत।